हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th का सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पेज 253 के इंडेक्स क्वेश्चन। दो पार्ट में इंडेक्स क्वेश्चन है, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर, व्हाई। सो इन्होंने बोला कि किस टाइप का मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन बेस्ट सूटेड रहेगा सोलर कुकर के लिए और क्यों। A concave mirror would be best suited in a solar cooker because it focuses the sunlight in a very small area of the solar cooker and a high temperature is produced in it which is good enough to cook the food. Now मैं आपको मतलब समझाती हूँ। सबसे पहले उसने बोला कि किस टाइप का मिरर सही चलेगा, क्या बेस्ट रहेगा। सो कॉन्केव मिरर बेस्ट रहेगा, बेस्ट सूटेड रहेगा एक सोलर कुकर में, क्योंकि वो अपनी सारी सनलाइट को एक बहुत ही स्मॉल एरिया में फोकस करता है सोलर कुकर के। एंड आपको वहां पे एक्चुअली यही जरूरत है, बिकॉज जब आप एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को फोकस करते हो तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है विच इज गुड इनफ टू कुक द फूड। उसकी वजह से काफी काफी अच्छे से फूड वी कैन कुक इट। सो ये हो गया क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2 पे आते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियंस। ठीक है, मतलब कि जो जो एनर्जी हमें ओशियन से मिलती है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब हो जाता है, जैसे सपोज हम किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन हर चीज में एक ड्रॉबैक होता है, कुछ ना कुछ कमी उसमें होती है। तो इसमें हम उसी के बारे में बात करेंगे। द एनर्जी फ्रॉम द ओशियन कैन बी ऑब्टेन मेनली इन द 3 फॉर्म, यानी कि जो एनर्जी होती है ओशियन से वो हम 3 फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। इन 3 तरीकों से हम लोग एनर्जी डिस्कस क्या कहते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग लिमिटेशन पहले पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है। तो सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब में कमियां हैं, तो वही डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। देर आर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल डैम्स, क्योंकि टाइडल एनर्जी के डैम्स बिल्ड करने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत कम साइट्स हैं जहां पर आप टाइडल डैम्स बिल्ड करके एनर्जी ऑब्टेन कर सको। The rise and fall of sea water during high and low tide is not enough to generate electricity on a large scale. जो लो टाइड और हाई टाइड आती है ना सी के अंदर, सी वाटर के अंदर, वो इतनी इनफ नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक लार्ज स्केल पे डेवलप कर दे। ठीक है। नाउ लिमिटेशन ऑफ वेव एनर्जी। द मूवमेंट ऑफ ओशियन वेव्स इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज मूवमेंट में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ओशियन वेव एसोसिएटेड है काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन वर्ल्ड में ऐसी साइट्स बहुत लिमिटेड हैं जहां पे वेव स्ट्राइक कर रही है शोर लाइन पे और बहुत ज्यादा पावर के साथ स्ट्राइक कर रही है। सो बहुत सारी जगह ऐसी नहीं है जहां पे हम वेव एनर्जी को हार्वेस्ट कर सके। लिमिटेशन ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी के साथ क्या है, अगर आपको ओशियन थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, a temperature difference of 20 degree Celsius between the surface water of ocean and deeper water is needed। यानी कि एक टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए जो सरफेस वाटर है और जो डीप में पानी है उनके बीच में अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ऐसे पावर प्लांट्स को, ऐसी चीजों को ऑपरेट करना। लेकिन इसके लिए ये सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, बट इसके लिए कॉस्ट, जो पूरे सेटअप को कॉस्ट करना, आपको पता ही है इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, स्टीम, अमोनिया, एवरीथिंग, बट टू सेट अप दिस होल सिस्टम इज वेरी कॉस्टली। तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, ये हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में और हमारी अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, molten rocks formed in the deeper hot region of earth crust are pushed upwards and trapped in certain regions called hotspot। तो कई सारी ऐसी पिघली हुई रॉक्स जो कभी एक डीपर हॉट रीजन में फंस गई थी अर्थ क्रस्ट के, वो धीरे धीरे ऊपर पुश होना शुरू कर देती हैं और कुछ सर्टेन रीजन्स में ट्रैप हो जाती हैं, जिन रीजन्स को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। ठीक है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम इन कांटेक्ट विद द हॉट स्पॉट, जब नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट है इन हॉटस्पॉट्स के साथ आता है। ये हॉटस्पॉट्स क्या थे, जहां पे मॉल्टन रॉक्स ऊपर तक आ गई है, मतलब जहां पे मॉल्टन रॉक्स हैं। तो ऐसे केस में अंडरग्राउंड के इन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आने पे स्टीम जनरेट होती है। समटाइम हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट एट द सरफेस, सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स। कई बार वहां से जो ये हॉट वाटर कांटेक्ट में आया है किसके, हॉटस्पॉट के,
ये हॉट वाटर को निकलने की जगह मिल जाती है बाहर, एंड ये जो बाहर पानी निकलता है इसको हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं. द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन एंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो स्टीम ट्रैप है रॉक्स के अंदर, वो रूट करी जाती है पाइप से, किसमें, टर्बाइन की तरफ. तो मतलब नीचे से ही जो स्टीम है वो एक टर्बाइन की तरफ मूव कर जाएगी एंड उसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, बट देर आर वेरी फ्यू कमर्शियली वायबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड. ऑल्दो इस चीज के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगती, लाइक इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव जैसे कि हम ओशियन थर्मल एनर्जी को यूज कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे ऐसी साइट्स बहुत बहुत कम है जहां पे आप इन चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यूज कर सकते हो. देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अभी वर्किंग है, काम चल रहा है जिन पे, और जिनमें एक्चुअली इसको यूज किया जा रहा है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जा रही है. तो ये कुछ जगह न्यूजीलैंड में मिल जाएंगी, यूएसए में आपको मिल जाएंगी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. तो कुछ एडवांटेजेस जो न्यूक्लियर एनर्जी के हैं, सबसे पहली बात तो बहुत थोड़े से न्यूक्लियर फ्यूल्स के साथ, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इनके साथ हम बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. एक बार न्यूक्लियर फ्यूल को अगर आपने लोड कर दिया रिएक्टर में, तो फिर वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता ही रहता है 2 से 3 ईयर के स्ट्रेच पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा. देयर इज नो नीड फॉर पुटिंग इन न्यूक्लियर फ्यूल अगेन एंड अगेन. और बार बार जरूरत नहीं है आपको कि आप बार बार न्यूक्लियर फ्यूल डालो. जैसे सपोज हम लोग वुड बर्न करते हैं तो बार बार वुड डालनी पड़ेगी, या ऑयल लगा रहे हैं तो ऑयल डालना पड़ेगा. बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें चलता रहेगा. ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता. ठीक है, ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता जो न्यूक्लियर, हमारा जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी होती है. और एक चीज और, अगर इसका फिजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है यूरेनियम का, तो वो 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी कोल से या किसी कार्बन के एटम से, किसी फ्यूल से हमको मिलती है, उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी इसके केस में प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ पेज नंबर 253 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम साथ के साथ कवर कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट. देखो एग्जैक्टली वी कांट से दैट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री, एंड क्यों नहीं ऐसा वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, जैसे हम कह देते हैं सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल. क्लीनर मतलब बाकियों के कंपैरिजन में वो क्लीन है, उसने पोल्यूशन या फिर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़े हैं. लेकिन जब आप ऐसी चीजों को हार्वेस्ट करते हो, इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल मे बी पोल्यूशन फ्री, बट उस चीज की असेंबली करना, अगर आपने उस चीज को बनाया होगा, इकट्ठा करा होगा, निकाला होगा, उस टाइम पे इन्वायरमेंटल डैमेज काफी ज्यादा हुआ होगा. Research continue in these area to produce longer lasting devices that will cause less damage throughout their life. तो रिसर्च कंटिन्यू रहती है ऐसे एरियाज में, और ये क्योंकि अगर एक बार पता चल जाता है कि वहां से ये फ्यूल निकला है तो लोग फिर इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एरिया तो खराब ही हो जाता है, इन्वायरमेंटल डैमेज उसका है डेफिनेटली. कोल माइंस, सपोज अगर हम बात करें, किसी को पता चल जाए कि डायमंड माइंस है, कोल माइंस है, तो आप उसको थोड़ा सा लेके छोड़ते नहीं हो, आप उसमें से कंटिन्यूअसली पूरा खाली करके उस एरिया को तभी जाते हो. सो दैट इज व्हाई वी कांट से दैट एनी फ्यूल इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री. ओके, नाउ हाइड्रोजन गैस बीन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल. हाइड्रोजन गैस को रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है. क्या आप इसको कंसिडर करोगे क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी? क्यों अगर करोगे और क्यों नहीं करोगे? हाइड्रोजन इज अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी. ठीक है, हम उसको मानते हैं. सो जब हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो इट ओनली प्रोड्यूसेस वाटर, जो कि कंप्लीटली हार्मलेस होता है. उसके अलावा अगर आप किसी भी फ्यूल को बर्न करो तो क्या होता है, उसकी जो बर्निंग होती है वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे वो बहुत थोड़े अमाउंट में रिलीज हो, बट ज्यादा लेवल बढ़ने से हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है. जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो अर्थ है इट इज स्टार्टेड वर्किंग एज ग्रीन हाउस. जो एक्चुअल ग्रीन हाउस होते हैं उसमें हीट अंदर आती है पर एस्केप नहीं कर पाती है. तो वही चीज इसके अंदर देखने को मिल रही है.
एंड लीड टू द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इन लॉन्ग रन। तो इन्वायरमेंट में ज्यादा हीटिंग या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग ये सब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ अ गुड फ्यूल शुड हैव, अगर हम बात करें कि एक गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता ही है कि अगर आप उसे 1 किलोग्राम हीट करोगे तो वो काफी ज्यादा एनर्जी दे। सपोज दो फ्यूल है जो ज्यादा हीट दे रहा है, उतना ही बर्न होने पे 1 kg बर्न होने पे जो ज्यादा हीट दे रहा है उसे हम अच्छी और हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे और क्या बोलेंगे कि वो अच्छा फ्यूल है। प्लस इन्होंने क्या बोला, गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू सो दैट हायर अमाउंट ऑफ हीट मे बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ लिटिल फ्यूल। So if you could use any source of energy for heating your food, which one should you use and why? अगर आप if you could use any source of energy, आप कुछ भी चीज यूज कर सको अगर अपना खाना गर्म करने के लिए, तो आप क्या प्रेफर करोगे? Obviously we can't use hydrogen because it is not possible, plus it's very inflammable. बट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल हम अपने घरों में यूज करते हैं, दैट इज कुकिंग गैस, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी क्या करती है, बिकॉज जब ये बर्न होती है तो बहुत कम अनबर्न कार्बन, बहुत कम रेसिड्यू छोड़ती है। यस, इट लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड, पर बाकी फ्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम इन्वायरमेंटल डैमेज करती है। ठीक है, और काफी सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है एक अच्छा फ्यूल होने के, इसीलिए ऐसे में वी कैन प्रिफर यूजिंग एलपीजी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसकी नॉन पॉल्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसको चूज करेंगे। सो आई थिंक वी आर डन हेयर, एंड हम लोगों ने इस पूरे पेज के 253 पेज के 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, वो कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स या साइंस की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके साइंस की प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, साइंस की, फिजिक्स की प्लेलिस्ट, साइंस की क्वेश्चन आंसर, साइंस की, लेकिन हाँ 10th साइंस की, बिकॉज अलग अलग क्लासेस के लिए साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चेक करना जरूर जरूर याद रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।